के बाद पटना डीएम एक्शन में दिख रहे हैं। पटना में कोचिंग संस्थानों को लेकर के बनी जांच कमेटी आज से ही एक्शन में आ गई है। सभी कोचिंग संस्थानों की जांच शुरू हो गई। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह की माने तो निकासी, प्रवेश, फायर सेफ्टी, रजिस्ट्रेशन समेत सभी मानकों की जांच की जाएगी और जांच टीम का नेतृत्व अनुमंडलाधिकारी करेंगे। आपको बताते चले कि गड़बड़ी या फिर कमी पाए जाने पर पहले कोचिंग संस्थानों को एक मौका दिया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कमेटी डीएम को 2 सप्ताह के भीतर ही रिपोर्ट सौंपेगी। डीएम से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। दिल्ली में कोचिंग छात्रों की हुई मौत के बाद पटना जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर है और जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कोचिंग जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ खुद जिलाधिकारी हैं। सर, क्या लग रहा है, जिस प्रकार से मामला काफ़ी गंभीर है और पटना में भी जो कोचिंग संचालन होता है उसमें कई मानक पर जो है कोचिंग खड़े नहीं उतरते हैं, किस प्रकार का आदेश है? ये जो दिल्ली में दुर्घटना हुई थी बहुत ही दुखद थी और उससे सबक लेते हुए हम लोगों ने, चूँकि पटना भी कोचिंग सेंटर्स का हम लोग देख रहे हैं हब है पूरा, और लगभग बड़े कोचिंग संस्थानों की हम लोग बात करें लगभग 3000 की संख्या में कोचिंग संस्थान हैं और उसमें बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उसमें सिविल सर्विसेज है, आर्मी के हैं, पुलिस सर्विसेज के हैं और मेडिकल इंजीनियरिंग के हैं, तो बहुत सारे परीक्षाओं की तैयारी बच्चे करते हैं बड़ी संख्या में। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि सबका एक बार सत्यापन करा लिया जाए और इसके लिए हम लोगों ने 6 टीम का गठन किया है सब डिवीज़न वाइज। हमारे अनुमंडल पदाधिकारी जो हैं उनकी अध्यक्षता में 6 मेंबर कमेटी का गठन किया गया है और मुख्य रूप से हम लोग देख रहे हैं कि जो बिल्डिंग बाइलाज है उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फायर सेफ्टी के जो मेजर्स हैं उसको अपनाए हैं कि नहीं अपनाए हैं, और इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है, उससे निपटने की क्या तैयारी है, एग्जिट एंट्री गेट वगैरह की क्या स्थिति है और क्षमता कितनी है और कितने लोग जो है बैठ रहे हैं, ये सब चीज़ों का हम लोग एक बार सत्यापन करा रहे हैं। मानक पर खड़ा नहीं उतरने पर क्या किसी प्रकार का एक्शन भी लिया जाएगा? नहीं, ये जो 2 सप्ताह का समय हमने दिया है रिपोर्ट के लिए, क्योंकि काफ़ी संख्या में कोचिंग संस्थान हैं और अगर इसमें कहीं कोई गैप पाया जाता है, मानक का अनुपालन नहीं होते पाया जाता है, तो उसको हम लोग एक समय देंगे। समय सीमा के अंदर जो है उसका वो गैप को पूरा करें सभी कोचिंग संस्थान। समय सीमा के बाद भी अगर नहीं करते हैं तो फिर निश्चित रूप से हम लोग उसको प्रतिबंधित करेंगे और चलाने नहीं, संचालन उसका नहीं करने। क्योंकि जांच कमेटी के गठन के बाद कमेटी आज से ही एक्शन में आ गई है और अलग अलग जो अनुमंडल है वहाँ पर जो है कमेटी के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, खुद आज से भौतिक सत्यापन करेंगे और निश्चित रूप से जो तमाम मानक तय किए गए, अगर मानकों पर कोचिंग खड़ा नहीं उतरता है तो निश्चित रूप से उसकी कार्रवाई होगी उस पर, और जिलाधिकारी खुद जो है तमाम व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। रजनीश कुमार, न्यूज 18। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग में बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण 3 छात्रों की मौत के बाद देश के कई राज्यों में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। पटना में भी छात्र संगठन ने दिघना पहाड़ी में प्रतिवाद मार्च निकाला और हादसे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने मांग की है कि सुरक्षा के मानक तय किए जाएं और पटना और कोटा सहित तमाम जगहों पर कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा के मानक तय किए जाएं, साथ ही साथ जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। दिल्ली में घटना हुई है उसके खिलाफ हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार इसमें जवाबदेही ले, इसमें राज्यपाल जवाबदेही ले। दिल्ली में बेसमेंट में 3 छात्रों की अचानक से जो फ्लडिंग हुई, जल जमाव के कारण बेसमेंट में अचानक से पानी आ गया और 5 मिनट के भीतर करीब 40 से 50 लोग वहां पर फंस चुके थे। उसी में अभी 3 छात्रों की मौतों की खबर है, लेकिन कई लोग मिसिंग भी बताए जा रहे हैं। ये घटना अपने आप में सिर्फ कोचिंग संस्थान की लापरवाही नहीं है, ये प्रशासन की लापरवाही है, ये सरकार की लापरवाही। एनएचआरसी ने दिल्ली में कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में 3 छात्रों की मौत मामले पर संज्ञान लिया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, 3 छात्रों की मौत का मामला है, दिल्ली से बड़ी खबर बताते चले आपको। इस मामले को लेकर के संज्ञान लिया गया है। एनएचआरसी ने कहा है कि दिल्ली सरकार, नगर निगम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त और एमसीडी आयुक्त को नोटिस जारी किया गया है। देखिए, 2 सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है उन लोगों से। एनएचआरसी ने मानदंडों का उल्लंघन करके चल रहे ऐसे संस्थानों और कोचिंग सेंटरों की संख्या का पता लगाने और इन अनियमितताओं को रोकने में विफल रहने वाले लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है।
बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। आपको बताते चले कि देखिए बीपीएससी नियमावली 2023 में संशोधन किया गया है। शिक्षक नियुक्ति में अब 3 की जगह 5 अवसर मिलेंगे, यानी कि 5 बार मौका अब मिलेगा। पहले 3 बार ही मौके मिलने वाले थे, लेकिन अब 5 अवसर मिलने वाले हैं। 3 अवसर गंवा चुके अभ्यर्थियों को चौथे और 5वें बार भी मौका मिलेगा। अभ्यर्थी न केवल टीआरई 4 में बैठ सकेंगे, बल्कि असफल हो जाने पर टीआरई 5 में भी बैठ पाएंगे। जेडीयू ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी है। तो ये खुशखबरी है अभ्यर्थियों के लिए कि अब 3 की जगह 5 मौका मिलने जा रहा है। तो तीसरी बार भी अगर आप प्रयास में फेल हो जाते हैं तो आपके पास 2 और मौके होंगे। और पटना से एक बड़ी खबर देखिए, बीपीएससी के नाम पर फर्जी कॉल करने वाले अब सावधान हो जाएं, क्योंकि आयोग ने आर्थिक अपराध इकाई को सूचना दी है। टीआरई 3 में सफल कराने के नाम पर किए जा रहे फर्जी कॉल। आयोग ने शिकायत के लिए मोबाइल नंबर भी जारी कर दिया है। मोबाइल नंबर आपको बता देते हैं, देखिए मोबाइल नंबर है 8986422296 8986422296। इस पर अभ्यर्थी फ्रॉड की सूचना दे सकेंगे। आपको बताते चलें कि अभ्यर्थियों और अभिभावकों को आयोग की चेतावनी, कोई भी लालच में पैसे देते हुए लिप्त पाए जाते हैं। आयोग वैसे अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षा के लिए वंचित कर देगा। अभिभावकों पर भी आर्थिक दंड लगाए जाएंगे और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज होगी। सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना फैलाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। कोचिंग संस्थान और यूट्यूब चैनलों पर भी कार्रवाई की जाएगी अगर कोई अफवाह फैलाता है या फिर गलत सूचना देता है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने इस बारे में चेतावनी जारी कर दी है। बिहार में स्कूल की टाइमिंग नहीं बदले जाने से शिक्षक संघ नाराज है। कहा है, आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री के बयान से शिक्षकों का भरोसा उठ गया है। 5 दिन बाद भी स्कूलों की टाइमिंग नहीं बदली गई है। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के बयान से उम्मीद जगी थी टीचर्स में, शिक्षकों में 10 से 4 यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक स्कूल की टाइमिंग का भरोसा मिला था। तो क्या अब सभी लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या सदन में दिल को बहलाने के लिए मंत्री ने यह बयान दिया था? शिक्षक संघ का यह कहना है। आपको बताते चलें कि शिक्षक संघ ने मंत्री सुनील कुमार को नसीहत दी है। कहा है कि जब आपकी घोषणा का असर नहीं होता है, कभी सार्वजनिक मंच पर ऐसा बयान नहीं दें। राज्य के लाखों शिक्षकों की उम्मीद टूट गई है, शिक्षक संघ का यह कहना है। तो टाइमिंग नहीं बदले जाने पर शिक्षक नाराज है। शिक्षा मंत्री जी अपने वचन को पूरा करने में 48 घंटा के बजाय अब 5 दिन लगा दिए हैं। विधान मंडल में अगर माननीय शिक्षा मंत्री बोले हुए वचन को पूरा ना करें तो मैं स्पष्ट रूप से हम तमाम बिहार के शिक्षक मांग करते हैं कि उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश कि बिहार के सरकारी विद्यालय का संचालन 10 बजे से 4 बजे तक किया जाना है, इसका अनुपालन अगर माननीय शिक्षा मंत्री नहीं कर पा रहे हैं तो मैं मानता हूं कि वह सक्षम नहीं है और उन्हें अपने पद से तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं बिहार के शिक्षकों की तरफ से, करोड़ों छात्रों की तरफ से, कि जो विद्यालय के समय का निर्धारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 बजे से 4 बजे तक सदन के अंदर में किया था, उसका अनुपालन आप शीघ्र कीजिए। बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद दिलीप जायसवाल ने बीजेपी दफ्तर में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। बैठक में दिलीप जायसवाल ने पार्टी के चल रहे सभी कार्यक्रमों की समीक्षा की। आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल ने कहा है कि अध्यक्ष बनने के बाद सभी 243 विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। तो वहीं एनडीए के मिशन 2025 पर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं की फौज है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, जिसका फायदा 2025 में मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष, चूंकि मेरी नियुक्ति अभी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो एक बार सभी कार्यकर्ताओं से जाकर विधानसभा वाइज ही मिलना ये प्रदेश अध्यक्ष का कर्तव्य है। और विधानसभा वार जो है कार्यकर्ताओं का एक बैठक और सम्मेलन अध्यक्ष के नाते जाकर के मैं करूंगा। एक बड़ा लक्ष्य है 2025 का चुनाव भी, उसको लेकर के भी कहीं न कहीं देखिए ना, हर वक्त ये सवाल आता है 2025 2000। मैंने कल कह दिया कि हमारे पास कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व भी है, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व भी है। इसका फायदा मुझे बहुत ज्यादा मिलेगा। बस इसको सकारात्मक ऊर्जा का सिर्फ संगठन करके उपयोग कर लेना है।
बीजेपी कार्यालय में फिर से सहयोग कार्यक्रम शुरू होगा। आपको बता दें कि 1 अगस्त से पार्टी सहयोग कार्यक्रम शुरू करने वाली है। मंगलवार को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अपने 11 एम स्टैंड रोड आवास पर लोगों की फरियाद सुनेंगे। शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा अपने आवास 3 स्टैंड रोड में लोगों की फरियाद सुनेंगे। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को बीजेपी कोटे के अन्य मंत्री बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। सहयोग कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने इस बार विशेष तैयारी की है। सभी फरियादियों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा और फरियादियों की समस्या खत्म हुई कि नहीं, इसकी भी मॉनिटरिंग होगी। आम कर्जकर्ताओं का जो समस्या है उसका निवारण 1 अगस्त से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में 11 बजे से प्रतिदिन होगा और उसके लिए सहयोग बाकायदे माननीय नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने इसका बाकायदे सूची निकलवाया है और उन्होंने सारे लोगों को निर्देशित किया है कि आप जनता के समस्याओं को सुने और बिहार में जो भी समस्या हो जनता का, हमारे लोगों का, कार्यकर्ताओं का, वो सब लोगों का उसका त्वरित निदान करने का प्रयास करें। हमने पहले भी बहुत अच्छे डेटा के हिसाब से काम करते थे और इसको बहुत राजनीति और बहुत प्रचार नहीं करते थे। जिनका जो काम जिस विभाग से रहता था उस पर तुरंत उनको सूचना किया जाता था और काम हुआ कि नहीं बाद में हम लोग उसका इंक्वायरी भी करते थे। और इस बार का जो है कुछ विशेष रूप से किया जा रहा है। रेल हादसे पर लालू प्रसाद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि 13 दिनों में 7 रेल दुर्घटनाएं। नियमित होती रेल दुर्घटनाएं बेहद चिंताजनक है। सरकार ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था के मूलभूत कदम भी नहीं उठा रही है। भारतीय रेलवे इतनी असुरक्षित हो चुकी है कि ट्रेनों पर चढ़ने से पहले यात्री प्रार्थना करते हैं कि ये यात्रा उनकी अंतिम यात्रा ना हो। रेल के डिब्बे आज चलते फिरते ताबूत बनकर रह गए हैं। रेलवे असुरक्षित हो गई है। रेल के डिब्बे चलते फिरते ताबूत बन गए हैं। रेल हादसे पर लालू प्रसाद ने सरकार को घेरा है, जमकर निशाना साधा है। ये देखिए ट्वीट आप देख सकते हैं। 13 दिनों में 7 रेल दुर्घटनाएं और इस पर उन्होंने लिखा है कि नियमित होती रेल दुर्घटनाएं बेहद चिंताजनक है। सरकार ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था के मूलभूत कदम भी नहीं उठा रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि भारतीय रेलवे इतनी असुरक्षित हो चुकी है कि ट्रेनों पर चढ़ने से पहले यात्री प्रार्थना करके चढ़ते हैं कि ये यात्रा उनकी अंतिम यात्रा ना हो। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रेल हादसे की, किस तरीके से यहाँ पर ये दुर्घटना हुई है, रेल दुर्घटना। और इसी को लेकर के लालू यादव ने ट्वीट किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और निचली कोर्ट के फैसले के बाद प्रदर्शन किया गया। आप कार्यकर्ताओं ने पटना के आयकर गोलंबर पर जमकर के प्रदर्शन किया है और आप कार्यकर्ताओं ने कहा है कि केंद्र सरकार के कारण अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा गया है। और सिवान से एक बड़ी खबर, ज्वेलरी शॉप पर फायरिंग की घटना सामने आई। देखिए 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई है ज्वेलरी शॉप पर। आपको बता दें कि बदमाशों ने फायरिंग की है। नगर थाना के कसेरा टोली की घटना बताई जा रही है। देखिए बेखौफ बदमाश हो चुके हैं, बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। 3 से 4 राउंड फायरिंग का मामला सामने आया है एक ज्वेलरी शॉप पर। बता दें आपको नगर थाना के कसेरा टोली की घटना बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर के तुर्की थाना इलाके में एक यूट्यूबर की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली और आपको बता दें कि लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी मच गई है। यूट्यूबर गौरव कुशवाहा की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की मां ने गांव के ही कुछ लोगों पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया। देखिए गौरव कुशवाहा अपने घर में मां के साथ रहता था। गौरव के पिता की मौत काफी पहले हो चुकी है। आपको बता दें कि गौरव की मां का कहना है कि रात के 11 बजे उसे किसी का कॉल आया था और उसके बाद वो रात में घर से बाहर निकल गया और फिर सुबह सूचना मिली कि उसके बेटे की हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया है। शव के पास से गमछा, मोबाइल और कई सामान बरामद हुए हैं। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया। तो वहीं घटना की जांच के लिए मौके पर डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम भी पहुंची। अरुण भगत है, एगो मंटू भगत है, एगो देवीलाल के बेटा है छोटू भगत है। अगला आदमी से बतियाला का जन बढ़ल तो कि तोरा कहियो न कहियो हम बलू उठवा देबो, बलू कहियो खत्म कर देबो बलू। कौन है लोग? ये देवीलाल के बेटा है छोटू कुमार, बतियाला का जन ब्रह्म स्थान तरे। आज सुबह 6 बजे के आसपास सूचना मिली कि छाजन कसवारा में 100 लटका हुआ आम के पेड़ से। तत्काल हम लोग घटना पर आए।
शव की पहचान हो गया था। नाम उसका जो है गौरव कुमार है, पिता का नाम गणेशी भगत है, घर सजन पसवारा है। इसकी हत्या कर जो है पेड़ में लटका हुआ है। प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत हो रहा है? प्रथम दृष्टया पर जांच का विषय है, हम जांच कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर, जमीन कारोबारी का अपहरण कर लिया गया। आपको बता दें कि कारोबारी मुकेश पांडे लापता हो गए। परिवार ने अपहरण का केस दर्ज कराया है। मुन्ना खान पर अपहरण का आरोप लगाया गया है परिवार वालों की तरफ से। जमीन विवाद में अपहरण का आरोप। आपको बताते चले कि गरहा थाना क्षेत्र के पटियासा का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जमीन कारोबारी का अपहरण, परिवार वालों ने अपहरण का केस दर्ज कराया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मुकेश पांडे के लापता होने का आरोप लगाया जा रहा है मुन्ना खान पर। परिवार वालों ने मुन्ना खान पर आरोप लगाया है। में उसका एक प्लॉट है जिस पर कि मुन्ना खान से विवादित एक आध महीना से उस पर झंझट चल रहा है। जमीन हमारे भाई का नाम से है और वो कहता है कि ज़बरदस्ती हम जाली फरोश कागज़ बनवा के बेच लेंगे। इसी दरमियान में मेरा भाई उस ज़मीन पर लिखवाए हुए था कि ज़मीन बिक्री का है, 8 जगह 10 जगह लिखाया हुआ था, जिसका कि मुन्ना खान का आदमी 3 गाड़ी से आकर के पहले पूरा को मिटा दिया है और इसके बाद जो है हमारे भाई के साथ बहुत मारपीट किया है और इसके बाद 4 चक्का स्कॉर्पियो में बैठा करके ले गया। बेतिया से बड़ी खबर, स्कूल में छात्र छात्राओं का बवाल। इंटर का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर बवाल मचाया छात्रों ने। पैसे लेकर के रजिस्टर नहीं करने का आरोप। आपको बता दें कि स्कूल के गेट पर बच्चों ने ताला जड़ दिया। 59 छात्र छात्रा बवाल कर रहे हैं। बीईओ डीईओ को लिखित तौर पर आवेदन दिया गया है। तस्वीर देख सकते हैं आप, ये स्कूल में जबरदस्त हंगामा। और बता दें आपको लगभग 60 बच्चे ऐसे हैं जो कि बवाल मचा रहे हैं और इनका आरोप है कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है इंटर का। इनका कहना है कि पैसे भी ले लिए गए हैं लेकिन इसके बावजूद भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है। स्कूल के गेट पर बच्चों ने ताला जड़ दिया है और बीईओ डीईओ को लिखित तौर पर आवेदन भी दे दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो एक्शन से जुड़ी हुई है। आपको बता दें पटना की विशेष निगरानी कोर्ट ने एक और भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी की संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया है। विशेष निगरानी अदालत ने तत्कालीन मार्केटिंग ऑफिसर भोलागिरी और उनकी पत्नी के नाम पर अर्जित किए गए 87 लाख रुपए की संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया है। आरोपी मार्केटिंग अफसर को 30 दिनों के अंदर अपनी सारी संपत्ति पटना डीएम को सौंपने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं होने पर पटना डीएम मार्केटिंग अफसर की संपत्ति खुद जब्त कर ली जाएगी। और आपको बता दें कि भोलागिरी के खिलाफ यह मामला तब दर्ज किया गया था जब वो वैशाली जिले में पोस्टेड थे। 16 का था जब आय से अधिक संपत्ति का एफआईआर दर्ज हुआ था। लेटर ऑन बिहार स्पेशल कोर्ट एक्ट के तहत संपत्ति जब्त करने का मामला आया सेक्शन 13 में और सुनवाई के दौरान प्राधिकृत पदाधिकारी ने ये पाया कि इनका जो 87 लाख प्लस का जो जिसमें प्लॉट्स हैं, गाजियाबाद में फ्लैट है और 2 दुकान है यहाँ पटना स्टेशन रोड में, वो इन सब को जब्त किया जाए जो आय से अधिक है। बड़ी खबर बेतिया से, जहां पर रामनगर में आयरन की गोली खाने से बच्चे बीमार हुए थे और इस मामले में अब एक बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए आपको बता दें कि इस मामले में शिक्षा विभाग ने राजकीय मध्य विद्यालय मुंडेरा के हेडमास्टर विनोद कौशल को सस्पेंड कर दिया है। आयरन की गोली खाने से 40 बच्चे बीमार हो गए थे, जिसके बाद डीएम ने जांच का आदेश जारी किया था। जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में पूरे मामले की जांच चल रही है और इस बीच हेडमास्टर को सस्पेंड कर नाराज लोगों को शांत करने की कोशिश की गई। आयरन की गोली खाने के बाद बीमार हुए बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, जिससे शिक्षा विभाग के अधिकारी परेशान हैं। भाव से जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा प्रधानाध्यापक को निलंबित किया और किसी पे कार्रवाई होगी। आगे की जांच शुरू है, जांच होने के बाद छपरा से बड़ी खबर, मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मढ़ौरा के विक्रमपुर में कार्रवाई हुई है। छपरा से ये बड़ी खबर बताते चले आपको, छपरा के मढ़ौरा के विक्रमपुर में ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको, मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए हैं फैक्ट्री से।
मढ़ौरा के विक्रमपुर में पुलिस ने कार्रवाई की है। 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही साथ वहां से हथियार भी बरामद किए गए हैं। कुछ निर्मित हथियार हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे हथियार हैं जो कि अभी आधे बने हुए हैं, अर्धनिर्मित हैं। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है इस मामले में। छपरा से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मढ़ौरा के विक्रमपुर में कार्रवाई की है पुलिस ने। 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फैक्ट्री पर छापा पड़ा। इसके बाद आपको बता दें मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ वहां से और कई ऐसे हथियार वहां से बरामद किए गए। कुछ ऐसे हथियार थे जो कि पूरे तरीके से बने हुए थे, कुछ ऐसे थे जो कि अभी प्रोसेस में थे, बन रहे थे। अर्धनिर्मित हथियार भी थे जो कि अब बरामद हुए हैं और इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुट गई है। मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है छपरा से। ये बड़ी खबर। पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है इस मामले में। साथ ही साथ आपको बताते चले वहां से कुछ हथियार बरामद किए गए हैं। मढ़ौरा के विक्रमपुर में ये कार्रवाई की है पुलिस ने और वहां से मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। ये देखिए कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये कुछ अर्धनिर्मित तस्वीरें और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कि पूरे तरीके से बने हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि अभी पूरे तरीके से बने नहीं हैं और इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।